हर तरफ 22 जनवरी की धूम है। 22 जनवरी को रामलला फिर से अयोध्या में आए हैं और इससे पहले इतनी धूम बचपन में 26 जनवरी और 15 अगस्त को महसूस हुई थी, क्योंकि तब स्कूल में लड्डू मिलते थे और अब तो स्कूल भी नहीं जाना है, घर पर ही दीपक की होम डिलीवरी हो रही है, वो भी मुफ्त। इतिहास में लिखा जाएगा कि खाना बनाने के लिए घर में तेल नहीं था, लेकिन जनता ने झूमकर तोहफे में मिले दिए से जनवरी में दिवाली मनाई। फिलहाल हम बात करेंगे उत्सवी देश में 22 के बाद आने वाली 26 जनवरी के उत्सव की और फिल्मों के जरिए नसों में भरे जा रहे नफरत के जहर की, और भी बहुत कुछ है। बस बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए TCH। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द क्रेडिबल हिस्ट्री। मैं हूं इकबाल। 26 जनवरी यानी वो दिन जब 1950 में भारत का अपना संविधान लागू हुआ था और वो गणतंत्र बना, और जनता ने 3 साल पहले 1947 में बंटवारे और खुरेजी के साथ मिली आजादी की आधी खुशी को अब पूरी तरह एंजॉय किया था। आम आदमी की खुशी महसूस करने का सबसे आसान और सस्ता जरिया सिनेमा हमेशा से रहा है। आजादी के बाद से अभी कुछ साल पहले तक रिवाज रहा है कि स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर को देश के लिए मोहब्बत जगाने वाली फिल्में टीवी पर दिखाई जाए। मैंने सबसे ज्यादा रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी दूरदर्शन पर खास इन दिनों में देखी है, जिसके जरिए आजादी के आंदोलन से रूबरू हुआ। युद्ध फिल्में भी देखी हैं, जैसे हकीकत, जिसका एक नगमा आज भी आंखें भिगो जाता है। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथ। और इसके साथ ही लता मंगेशकर का वो गाना भी याद आता है जिसे सुन हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी रो पड़े थे। याद आया आपको? जी हाँ, वो नगमा है, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। चीन से मिले धोखे और जंग में मिली हार के बाद लता जी का यह गाना बहुत सालों तक नेशनल एंथम की तरह बजता रहा, और जो धीरे धीरे अब जोश भरे धार्मिक गानों और नारों के बीच गुम होता जा रहा। लेकिन कुछ सालों में हालात और जज्बात दोनों बदल चुके हैं। अब आजादी का महोत्सव पाकिस्तान को निशाने पर रखकर बनाई जा रही फिल्मों से मनाने का चलन है, जहां सर पर टोपी और कंधे पे अरबी रुमाल और आंखों में सुरमा लगाए मकसद नहीं भूलना है भाईजान, बोलता आतंकवादी जो जाहिर है धर्म से मुसलमान है और बात बात में जिहाद की बात करता है और अल्लाह अकबर का नारा लगाता है। सन 2024 की बात करें तो 22 जनवरी के उत्सव से जैसे ही उभरेंगे, वैसे ही 25 जनवरी को ऋतिक रोशन फाइटर फिल्म के जरिए फिर से पाकिस्तान से आजादी दिलाने सिनेमा हॉल में हार। यहां एक बार फिर से आंखों में सुरमा लगा प्लेन उड़ाने वाला विलेन है, जो मार खाने पर या अल्लाह की पुकार लगाता है। फिर से एक सुपरस्टार माहौल की नजाकत, भाप, नफरत और जोश के कॉकटेल से बनी देशभक्ति के जरिए टिकट खिड़की उखाड़ने आ रहा है। इस फिल्म फाइटर का ट्रेलर YouTube पर धूम मचा रहा है। अब तक करोड़ों लोगों ने इसे देख लिया। फिल्म में वो सब कुछ है जो एक बड़ी आबादी के एड्रेनलिन यानी खुशी वाले हार्मोन्स को उफान पर लाता है। फिल्म में पाकिस्तान है, मुसलमान विलेन है और बाप कौन है बताएंगे जैसे डायलॉग है। देश का दुश्मन हमारा दुश्मन, एकदम सीधी बात है। लेकिन दुश्मन 2 तरह के होते हैं, हमसे मजबूत दुश्मन और कमजोर दुश्मन। मजबूत दुश्मन आंखें दिखाए, दरवाजे पर आकर ललकारे तो हम उससे पंगा लेने के लिए तुरंत उत्तेजित नहीं हो जाते, क्योंकि हमें पता होता है वो ताकतवर है, उसके मुकाबले में आना हमारा नुकसान कर सकता है। और दूसरा होता है कमजोर दुश्मन, अगर वो ललकारे तो बिना सोचे समझे उससे भिड़ जाएंगे, उसको पीट पीट कर कचूमर बना देंगे। और साथ ही मजबूत दुश्मन को न पीट पाने की भड़ास भी कमजोर दुश्मन के ऊपर निकाल दी जाएगी। हमारे पास भी ऐसे ही 2 दुश्मन है। वो 2 दुश्मन कौन है, ताकतवर दुश्मन कौन है और कमजोर दुश्मन कौन है, ये आप अंदाजा लगाएं और कमेंट करके बताएं, हम तो आपको बताएंगे। सन 47 में मिली आजादी से पहले हम हिंदुस्तानियों का एक ही साझा दुश्मन था। मैं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध और नास्तिक सभी हिंदुस्तानियों की बात कर रहा हूं। वो थे 7 समुंदर पार करके आए अंग्रेज, जिन्होंने तकरीबन 300 साल हमारे देश पर राज किया।
और उससे भी शर्मनाक बात यह है कि 1857 की पहली आजादी की लड़ाई से पहले तक ब्रिटेन के व्यापारियों की एक तिजारती कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान की मालिक। 1857 के विरोध के बाद ब्रिटेन के राज सिंहासन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से कमान अपने हाथ में ली। सन 47 में अंग्रेजों से आजादी मिली, साथ देश का बंटवारा हुआ और इसके एवज में ही एक नया स्थायी दुश्मन भी मिला, पाकिस्तान। बंटवारे के बीच पड़े थे 800-900 साल से साथ रहती आई दो धार्मिक कौमों के बीच पनपी नफरत की खेती में। दोनों तरफ के कुछ रहनुमाओं को लगा कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, तो दोनों के लिए अलग अलग देश होना चाहिए। इस तरह गुलाम तो एक देश हुआ था, लेकिन 47 में जब आजादी मिली तो दो देशों को मिली। 14 अगस्त को पाकिस्तान को मिली और 15 अगस्त को भारत को। और अगर बंटवारा आराम से हो जाता तो शायद इतनी कड़वाहट रिश्तों में ना आती, लेकिन दोनों तरफ भयंकर दंगे हुए, साथ ही कश्मीर को लेकर पहली जंग भी हो गई। इस स्थायी दुश्मन से हम समय समय पर लड़ते रहे और दुश्मनी पक्की करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। और सबसे मजेदार बात यह रही कि इस दुश्मनी का सबसे ज्यादा खामियाजा हिंदुस्तानी मुसलमानों ने चुकाया। ये वो लोग हैं जिनके पूर्वजों ने बंटवारे के वक्त धर्म के नाम पर बन रहे देश की जगह उस मिट्टी को तरजीह दी जिसको उनके दादा बाबा ने अपने खून और पसीने से सींचा था और इसी मिट्टी में दफन होकर रह गए। उन्होंने अपने गांव कस्बे को छोड़कर जाना गवारा नहीं किया और अपने मुल्क में बने रहे और हिंदुस्तानी कहलाए। बंटवारे के बाद से लेकर आज तक हिंदुस्तानी मुसलमान रोज अपनी देशभक्ति साबित करता रहा है, लेकिन उसको बार बार कटघरे में खड़ा करना आज भी बंद नहीं हुआ है। पाकिस्तान की बुनियाद इस्लाम के नाम पर रखी गई और भारत का मुसलमान भी उसी धर्म को मानता है और इस एक लिंक ने यानी इस्लाम ने उसकी जिंदगी का बेड़ा गर्क रखा है। एक बड़े समुदाय के भीतर मुसलमानों को लेकर फैलाए गए प्रोपेगेंडा ने एक नफरती ज़ॉम्बी फौज तैयार की हुई है। इस नफरती भीड़ के उन्माद को जिंदा रखने के लिए रोज कोई ना कोई नई डोज देना जरूरी है। इस्लाम और मुसलमान को केंद्र में रखकर भड़काऊ सिनेमा परोसना सबसे कामयाब साधन है, जहां स्क्रीन पर दुश्मन तो पाकिस्तानी होगा लेकिन देखने वाला उसे अपने पड़ोसी मुसलमान से जोड़कर देखेगा। सिनेमा का मुसलमान आक्रामक होगा, डरावना होगा, हिंसक होगा, बात बात में गाढ़ी उर्दू बोलता होगा, सलाम करता होगा, अल्लाह हाफिज बोलता होगा। और वहीं दूसरी तरफ एक ताकतवर दुश्मन भी है, छोटी आंख, छोटे कद और पीली रंगत वाले चीनी। एक जमाने में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लोकप्रिय हुआ था, फिर 1962 में यह नारा दुश्मनी में तब्दील हुआ और जंग हुई और हमें हार मिली। लेकिन आम जनता को कभी भी इस दुश्मन से दुश्मनी निभाने में वो मजा नहीं आया जो पाकिस्तान का नाम सुनते ही आता है, क्योंकि पाकिस्तान, मुसलमान और इस्लाम ये चीन में लिंक नहीं करता। चीन की कहानी आपको पता ही होगी। उसकी जब मर्जी होती है हमारी सीमा में घुस आता है, गांव बसा देता है, नई चौकियां कायम कर जाता है, हमारे सैनिकों को कांटेदार लठ से बुरी तरह पीटता है क्योंकि वहां गोली चलाना मना है। हमारे नेता चीनी ड्रैगन को लाल लाल आंख दिखाने की जगह कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेते हैं और कबूलते ही नहीं है कि वो हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है। चीन हमारा दुश्मन है, उसे मिट्टी में मिला देंगे, ऐसी ललकार भी सुनाई नहीं देती। पाकिस्तान को हड़काती ललकारती सैकड़ों फिल्में बनी हैं। अभी ताजा ताजा गदर 2 के जरिए तारा सिंह फिर से पाकिस्तान की ऐसी तसी करके लौटा है और अभी ताजा ताजा ट्रेलर आया है फाइटर का, जहां इस बार 25 जनवरी को ऋतिक रोशन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के साथ पूरा पाकिस्तान लेने फाइटर प्लेन से निकलते हैं। लेकिन चीन को पीटती खदेड़ती अपनी जमीन वापस लेती एक भी फिल्म दिखाई नहीं देती। सिर्फ एक फिल्म जो भारत चीन युद्ध पर आधारित शानदार फिल्म थी, जिसे भारत की पहली युद्ध फिल्म का भी श्रेय हासिल है, वो फिल्म थी हकीकत, जिसे चेतन आनंद ने बनाया था और जिसमें गदर वाले सनी देओल उर्फ तारा सिंह के पिता धर्मेंद्र ने शानदार अदाकारी निभाई थी। इस फिल्म के अलावा कोई दूसरी फिल्म याद नहीं आती जहां हमारे बहादुर जवान चीन को ललकार रहे हैं। जवान से मकसद यहां अदाकार से है, या हमारे जासूस चीन में घुसकर कोई खतरनाक मिशन को अंजाम दे रहे हो। नहीं, आम जनता में कोई खास गुस्सा चीन को लेकर दिखाई देता है। उल्टा चीनी खाना हिंदी पट्टी का सबसे लोकप्रिय व्यंजन है। चाउमीन, मंचूरियन, चिकन चिल्ली, ये सब नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है।
चीन की चड्डी से लेकर फोन तक की दीवानगी के तो कहने ही क्या। अगर हम कहें कि हम सर से लेकर पैर तक चीनी सामान से लदे हुए हैं तो कुछ भी गलत नहीं होगा। चीन एक तरफ अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है, उसे अपने नक्शे में दिखाता है और हमारे दावे को नकारता है, और दूसरी तरफ कील से लेकर कार तक हमें निर्यात करता है और हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है। हमारा चीन के साथ ऐसा तिजारती रिश्ता है जिसमें हम हमेशा घाटे में ही रहते हैं। चीन का जितना निर्यात है उसके मुकाबले हमारा निर्यात कुछ भी नहीं है, और हम बदले में जो कुछ उसको बेचते हैं वो कच्चा माल ही है जिसे बनाकर वो वापस हमें ही बेच देता है और डॉलर कमाता है। इसके अलावा हमारे आसपास जो दोस्त पड़ोसी हैं या कह लें थे, सब एक एक करके चीन की गोद में बैठते जा रहे हैं। सबसे पहले हमारा बड़ा दुश्मन पाकिस्तान अमेरिका से छिटक कर चीन से गले लग गया। उसके बाद हमारे सबसे करीबी पड़ोसी नेपाल को भी चीन ले गया, जो नेपाल को तथाकथित एकमात्र हिंदू राष्ट्र माना जाता है। अब वो भी बात बात पर हमें नाराजगी दिखाने लगा है। फिर श्रीलंका, बांग्लादेश, उसके बाद भूटान और आप मालदीव ने भी अपना बड़ा भाई छोटे कद के चीनी को बना लिया है। ऐसा हैरत अंगेज रिश्ता क्या कहलाता है? हमारा खून चीन का नाम सुनते ही नहीं खोलता, न ही कोई तारा सिंह वहां जाकर हैंडपंप उखाड़ चीनियों को चींटी की तरह मसल नहीं देता। आम देशभक्त जनता रियलमी, रेडमी और वन प्लस के चीनी फोन में कश्मीर फाइल और किलरा स्टोरी डाउनलोड करके गुस्से से भरकर मुसलमान मुर्दाबाद बोलती है, बजाय इसके कि ट्विटर पर ट्रेंड चलाकर मांग करती कि वी वांट डिस्ट्रॉय चाइना। ये क्या बेवकूफी है? सबसे बड़ा दुश्मन चीन है और रिपब्लिक डे पर ऋतिक का फाइटर सिनेमा पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने निकलता है, जो पहले से ही बर्बाद हो चुका है। असली वजह यही है कि जब पाकिस्तानी विलेन अस्सलाम वालेकुम बोलता है तो नफरत के कीड़े दिमाग में पाले दर्शक को विलेन पाकिस्तानी नहीं, अपने आस पड़ोस का आम हिंदुस्तानी मुसलमान दिखाई देता है और प्रोपेगेंडा मशीनरी का मकसद कामयाब हो जाता है। वहीं चीनी नस्ल का कोई उसके आसपास नहीं है, ना ही उससे उसकी 700-800 साल पुरानी कोई राइवलरी है मुसलमानों की तरह, न ही चीनियों से कोई धार्मिक एंगल वाला मामला है, न ही उनकी कोई बाबरी मस्जिद है जिसे तोड़कर राम मंदिर बनाना है। हमारे देश का हिस्सा नॉर्थ ईस्ट है जो शक्ल सूरत से थोड़े बहुत चीनी जैसे लगते, लेकिन उन्हें ठीक से अपने देश का मानने का रिवाज अभी तक नहीं हुआ है। दिल्ली वाले उन्हें चिंकी जरूर बुलाते हैं। वैसे भी नॉर्थ ईस्ट का राजनीतिक पकड़ उतना नहीं है कि वो देश की सत्ता में कुछ दखल दे सकें, तख्ता पलट कर सके, जो हिंदी बेल्ट वालों को हासिल है। उधर के ही एक प्रदेश मणिपुर में आज भी हवा गर्म है, लेकिन इंटरनेट बंद करके उसकी तपिश हम आम लोगों तक न पहुंचे, इसका पूरा इंतजाम कर दिया गया है। वहां की कहानी भी फिल्मों का जरिया नहीं बनती। बस एक फिल्म याद आ जाती है, शाहरुख खान और मनीषा कोइराला की दिल से, बस वो भी नॉर्थ ईस्ट की आतंकवादी लड़की से हिंदी पट्टे वाले लड़के का एक तरफा प्रेम की कहानी थी। हमारे देश के कर्णधार और देश को चलाने वाले के गुरु हिटलर को भी दुनिया पर राज करना था, साथ ही देश में, जर्मन देश में बड़ी आबादी को काबू में भी रखना था। तो उसने यहूदियों के खिलाफ नफरत का जहर जर्मन और आर्यन नस्ल की श्रेष्ठता का गर्व साथ साथ देकर आखिरी दौर तक जनता को व्यस्त रखा। हैरत की बात यह है कि अमेरिकी और रूसी फौज दरवाजे तक आ गई थी, तब तक जर्मन लोगों को हिटलर के फैलाए झूठ पर भरोसा था, जबकि हिटलर तब तक आत्महत्या कर चुका था। यह प्रोपेगेंडा फैलाने और झूठ को सच बनाने में फिल्मों ने बड़ा योगदान दिया है। सैकड़ों फिल्में बनी हैं जिसमें यहूदी खूंखार, डरावने और देश के लिए खतरा बताए गए हैं और जनता ने मान भी लिया था। क्या आपको सब कुछ देखा सुना नहीं लग रहा है? केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल, तानाजी, बाजीराव मस्तानी का खिलजी और बहुत सारी आतंकवादी फिल्में जहां मकसद नहीं भूलना है भाईजान टाइप डायलॉग आम होते हैं और सबका मकसद एक ही होता है, नफरत करो सामने रखे टारगेट से और वोट दो उन्हें जो मांग रहे हैं। ऋतिक हॉलीवुड में बनी टॉप गन मैवरिक के टॉम क्रूज के बड़े से जूते में अपना छोटा सा पांव डाल उसकी हिटलरी रेसिपी पर मुसलमानी तड़का लगा भक्तों को जगा रहे हैं। और मजे की बात यह है कि भक्तों का बड़ा तबका 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करके ही जाग चुका है, उतनी कोई जरूरत नहीं है। और उधर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन चीनी ड्रैगन मंद मंद मुस्कुरा रहा है कि भैया हो क्या रहा है। तो आज के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो
तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को डोनेशन देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।